हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी कि पूरी अर्थशास्त्र की किताब और पूरी नागरिक शास्त्र की किताब, उन दोनों किताबों को मिलाकर हम उनके प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा नजदीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर बिल्कुल सर के ऊपर है, इसलिए आप सभी बच्चे जल्दी फटाफट आ जाइएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। इसलिए मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं। एक क्लास मैंने इतिहास की बना दी है, एक क्लास मैंने भूगोल की बना दी है, जिसमें पूरे भूगोल के प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पर कराया है। एक क्लास इतिहास की सेम टू सेम ऐसी बना दी है, जिस पर आप पूरी क्लास देखोगे तो इतिहास के सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चूंकि छोटे छोटे सिलेबस में है, यहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर्स और बहुत ही कम चैप्टर इस बार बोर्ड में आ रहे हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर इस क्लास को ले रहा हूं ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें बेटा नागरिक शास्त्र के भी क्वेश्चन हैं और वही प्रश्न है जो आपके पाठ्यक्रम में है, या आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है उसी से प्रश्नों को मैंने लिया गया है। यहां पर फालतू के प्रश्न बिल्कुल भी हमने नहीं लिए हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यहां थोड़ा करेक्शन कर लीजिए बेटा, यहां कुल आय कर लीजिए। जल्दी बताइए, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है और ताबड़तोड़ हम करने वाले हैं परीक्षा की तैयारी। अगर आपने उत्तर लगाया है सी, तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। आप जानते हो, आप इस चीज को जानिए कि औसत आय, देखो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? औसत आय के नाम से भी हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम औसत आय होता है। तो औसत आप किसी चीज का कैसे निकालते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा आना चाहिए कि किसी चीज का औसत आप कैसे निकालते हो। जल्दी फटाफट बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत निकालना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि औसत आय क्या होती है कि जब आप किसी देश की औसत आय निकालोगे तो उस देश की कुल आय, जैसे इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होगा? कुल आय बटे कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कुल आय बटे कुल जनसंख्या इसका फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बात एक ही होती है। फिलहाल इसका उत्तर बेटा सी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। मानव विकास संगठन कौन सी रिपोर्ट तैयार करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। अगर आपने उत्तर लगाया है बी, तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही, यूएनडीपी। कभी कभार आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, और यह मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है। यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? यूएनडीपी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करूं तो इसका मुख्यालय बेटा न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। ये 2022 की जो परीक्षा हुई थी, बोर्ड परीक्षा, वहां ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करूं तो इसको आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखिएगा। तो हमसे मानव विकास
रिपोर्ट के बारे में पूछा है तो हमारा उत्तर होगा बेटा यूएनडीपी। क्या होगा? यूएनडीपी हमारा उत्तर होने वाला है। बहुत बढ़िया उत्तर हमारा यूएनडीपी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। औसत आय किसको कहा जाता है? औसत आय किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे चर्चा हुई है इसी संदर्भ में। बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? औसत आय किसे कहते हैं? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? देखिए बेटा, मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई कहा जाता है, और ये हर एक वर्ष जारी किया जाता है। तो यहां पर आपसे 2016 के बारे में पूछा है कि 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान किस देश का है? जल्दी बताइए फटाफट से, इसका उत्तर क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मानव विकास सूचकांक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका उत्तर अगर आपने श्रीलंका लगाया है तो बहुत ही जबरदस्त उत्तर है। आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा फटाफट। प्रति व्यक्ति आय किसकी सर्वाधिक है? अगर आप हरियाणा उत्तर लगा रहे हो तो आपका उत्तर सही है बेटा। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार बेटा जनसंख्या घनत्व विश्व भारत में सबसे ज्यादा बिहार का है। जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे जो साक्षरता दर है सबसे कम है, वह भी बेटा क्या है? बिहार की सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? फटाफट बताइए, जिसको आप लोग मनरेगा कहते हो, मनरेगा, ये किस वर्ष चलाई गई? फटाफट बताइए, किस वर्ष चलाई गई? फटाफट इसका उत्तर बताइए मुझे, किस वर्ष चलाई गई? फटाफट जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, कोई बच्चा लेट नहीं करेगा। अगर आपका उत्तर आ रहा है 2005 तो आपका उत्तर सही है। इस योजना में क्या होता है? 100 दिन का काम सरकार दिलाने का काम करती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कम से कम सरकार 100 दिन का काम दिलाने की गारंटी लेती है। और सरकार अगर 15 दिन के अंदर लोगों को 100 दिन का काम नहीं दिला पाई तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी सरकार का होता है। तो इसका उत्तर फिलहाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको कहते हैं मनरेगा, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म यही होती है। इस चीज को बेटा आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होने वाली है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी क्या होती है? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है हमारे पास। जीडीपी क्या होती है? फटाफट बताइए, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी किसे कहते हैं? अगर आपने उत्तर लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल का मतलब होता है ग्रॉस, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, इसलिए इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो तृतीयक क्षेत्रक का सबसे ज्यादा योगदान है भारत में। जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक का सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो बेटा वो तृतीयक क्षेत्रक का है। ध्यान रखना,
जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान आपका तृतीयक क्षेत्रक देता है? ये प्रश्न भी आपसे कई बार बेटा पूछा गया है। आगे प्रश्न चलते हैं। आइए, विदेशी व्यापार किसे कहा जाता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? देखो, दो गांव के बीच में तो होगा नहीं, सीधी बात है। दो नगरों के बीच में नहीं होगा, दो प्रदेशों के बीच में नहीं होगा। यहां विदेश की बात हो रही है तो दो देशों के मध्य हमारा विदेशी व्यापार होता है। यानी विदेशी व्यापार का मतलब है कि दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार है उसको विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। हमारा सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विदेशी व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। ध्यान रखना, समुद्री मार्ग से हमारा सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार होता है। इस चीज को याद रखिए। जैसे हमारा चाइना के साथ व्यापार है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तमाम देशों के साथ व्यापार है, तो सबसे ज्यादा हमारा जो व्यापार है वह समुद्री मार्ग के जरिए होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए। प्रश्न नंबर 9, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। जैसे कि वीवो है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, ये किसी दूसरे देश में पैसा लगाती हैं तो उसको क्या कहेंगे? विदेशी निवेश कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा सर, विदेशी निवेश ही तो है। ठीक, तो इसी को बेटा हम लोग विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके जाना भैया। इसको मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसको कहा जाता है WTO। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने उत्तर चुना है 1 जनवरी 1995, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। यहां से एक चीज और पूछी जाती है, हेडक्वार्टर और पूछा जाता है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इस चीज को याद रखिए कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में हमको देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। VVI क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं, इसको रट के जाना, ये भी और ये भी, दोनों चीजें रट के आप जाओगे। चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? उत्पादन का साधन क्या है भैया? उत्पादन के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जल्दी बताइए भाई, उत्पादन के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सीधी बात है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है बेटा। किसकी? पूंजी की, पैसे की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं बेटा। आइए प्रश्न नंबर 12, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये क्या है, क्या ये इंपोर्टेंट है? नहीं बेटा, इंपोर्टेंट तो नहीं है। इंपोर्टेंट तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अगर आपने सी चुना है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है, अगर सी उत्तर आपने चुन लिया है तो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? बताइए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई मतलब सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब वैश्वीकरण से किसको लाभ हुआ है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका। हाँ, हम समझ रहे हैं विकसित लोगों के, देशों के जो लोग हैं वहां पर बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाई गई है वैश्वीकरण के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? देख लो, फिर आ गया WTO से प्रश्न, फिर पूछ लिया WTO से, है कि नहीं? हाँ जी सर, पूछा जाता है WTO से, तो कई बार पूछा गया है। विकसित देशों ने मिलकर शुरू किया था WTO को। किसको? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बेटा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब देखो वही वाली बात है, हेडक्वार्टर पूछ दिया इसका
कि भैया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? हेडक्वार्टर पूछ दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सर जी न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? ये भी सुन लीजिए, ये यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हो। वाशिंगटन में किसका है? वाशिंगटन डीसी में किसका है? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। ये बेटा वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर देखने को हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना बेटा जेनेवा में हेडक्वार्टर के रूप में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? इसका उत्तर बताइए क्या होगा। क्योंकि आपके अर्थशास्त्र में ज्यादा चीजें है नहीं, इसलिए ज्यादा प्रश्न 25 प्रश्न मुश्किल से निकले हैं तुम्हारे अर्थशास्त्र में। मेन प्रश्न उनको हम कर लेते हैं, इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए। 25 ज्यादा, क्योंकि 2-3 चैप्टर ही तो आ रहे हैं आपके, ऐसे ही सिविक्स में है, तो इसलिए मैंने सिविक्स और नागरिक शास्त्र को कंप्लीट एक ही कक्षा में कर दिया है, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वीवीआई लगाइए, इसको वीवीआई के तौर पर लगाइए, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसको आप कोपरा कहते हो। क्या कहते हो? कोपरा। इसको आप कोपरा कहते हो, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, कोपरा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, यह कब बना बेटा? यह 1986 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, और उसमें कहा गया कि देखिए उपभोक्ताओं के हनन के लिए 3 स्तर की अदालतें देखने को मिलेंगी। एक तो जिला स्तर की, जिला स्तर, एक राज्य स्तर की, और एक राष्ट्रीय स्तर की अदालत उपभोक्ताओं के लिए रखी जाएगी इस अधिनियम में, ऐसा कहा गया। 20 लाख तक की सुनवाई बेटा, 20 लाख तक के जो उपभोक्ता हैं उनकी सुनवाई जिला स्तर पर होगी। 20 लाख से अधिक, 20 लाख से 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक है, और 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में जो सुनवाई होगी बेटा, वो राज्य स्तर के उपभोक्ता न्यायालय में होगी। और 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक की जो सुनवाई है बेटा, वह राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में होगी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये कोपरा में ये चीजें लिखी गई। तो यहां पूछा है किस वर्ष पारित किया गया? 1986 है। किस वर्ष? 1986 के वर्ष में इसको बेटा भारत सरकार ने पारित किया। ये बहुत वीवीआई है, मैंने पहले ही लगा दिया, मैंने पहले ही वीवीआई बेटा लगा दिया है। ये भी वीवीआई है आपके लिए, इसको भी आप देखिए। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? वीवीआई। क्योंकि अर्थशास्त्र से और इकोनॉमिक्स से ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है इतिहास और भूगोल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन उन प्रश्नों को तो हम कम से कम तैयार कर लें जो हमारे काम के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बेटा पूछे जाने वाले हैं। चलिए, अगर आपने उत्तर लगाया है अक्टूबर 2005, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। इसको बेटा आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन कभी कभार ऐसे लिखा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बेटा अक्टूबर 2005 में आया। 19वां प्रश्न वीवीआई, इसको भी वीवीआई लगाइए। कुछ चुनिंदा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है? बताइए, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है? फटाफट बताइए, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है? जल्दी बताओ। अगर आपने उत्तर चुना है बेटा खाद्य पदार्थ, तो आपका उत्तर सही है। स्वर्ण व चांदी की बात करूं या ज्वेलरी की बात करूं, तो बेटा हॉलमार्क का चिन्ह होता है। हॉलमार्क आभूषण वगैरह की शुद्धता के लिए इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर एग मार्क के बारे में पूछा है, तो खाद्य पदार्थ इसका उत्तर बेटा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रक की गतिविधि है? या एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। क्या है? बहुत आसान है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, अगर आपने उत्तर लगाया है प्राथमिक क्षेत्र तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र के दूसरे नाम की बात करूं तो बेटा इसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनको भी याद रख लो। और इसको जानते हैं हम, इसको द्वितीयक को जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। इनके डबल डबल नाम भी पूछे जाते हैं बेटा, औद्योगिक क्षेत्र, और इसको बेटा कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र में है। यह भी कई बार पूछा है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्रक में है? प्राथमिक क्षेत्रक में हमको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अब यहां से नागरिक शास्त्र शुरू हो गया। यहां से बेटा नागरिक शास्त्र शुरू हो गया, नागरिक शास्त्र शुरू हो गया यहां से, क्योंकि आपकी सिलेबस में बहुत सारी चीजें कट कर रखी हैं तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है बेटा। यहां पर पूछा है उसने कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी पूछी है उसने कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, जल्दी बताइए बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी हम सबको पता है ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम जो देश है बेटा ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहां पर? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इस चीज को आप याद रखिए, यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश है? बेल्जियम, जिसकी राजधानी है बेटा ब्रुसेल्स। ठीक, चलिए आइए प्रश्न नंबर 2, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, जल्दी से उसका मुझे उत्तर दीजिए। फटाफट से, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? अगर आपने उत्तर लगाया है बी सामुदायिक सरकार तो आपका उत्तर बेटा सही है। आपका उत्तर अगर आपने बी लगाया है तो आपका उत्तर बेटा सही है, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक, श्रीलंका देश है। देखिए यहां से ये दोनों किताबें हैं, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, यहां से फिक्स ही क्वेश्चन आते हैं, वही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आधे से ज्यादा इन पुस्तकों का सिलेबस इस बार शामिल नहीं है। तो जो मेन चैप्टर है उनके मेन प्रश्न मैं आपको करा देता हूं, इनको याद कर लो, इसी से काम चल जाएगा। श्रीलंका एक कैसा देश है? तो आपने अगर उत्तर दिया है द्वीपीय देश है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। जहां का रावण था, अरे वही श्रीलंका की बात हो रही है यार, जहां का रावण हुआ करता था। रावण, जय श्री राम, हा 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 हा, दशानन है, दशानन आपने पढ़ा होगा, अलंकार वगैरह में पढ़ा होगा। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। 10 चेहरे, 10 उसका मस्तिष्क थे 10। अरे भैया बहुत विद्वान व्यक्ति था ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि देखिए शिव जी को तो जानते ही होंगे, महादेव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महादेव यानी भोले बाबा जो हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो एक पौराणिक कथा है बेटा हमारे यहाँ पर कि एक बार क्या कहते हैं, रावण जा रहा था अपने पुष्पक विमान से, तो भोले बाबा तपस्या कर रहे थे। तो जहां पर भोले बाबा तपस्या कर रहे थे उसके ऊपर से जो है कोई विमान कैसा भी कुछ भी मतलब प्रतिबंध था, कोई निकाल के नहीं ले जा सकता था। तो जो चला रहा था पुष्पक विमान, ये ऐसा पौराणिक कथा है, ये मत कहिएगा सर मन गढ़ंत कहानियां हैं, नहीं। तो उसने कहा कि साहब, ऐसे कहते हैं ना कि गाड़ी का ड्राइवर एक तरीके से, कि साहब वहां रास्ता खराब है, वहां होके नहीं चलना। तो ऐसे ही कहा कि राजा के हाँ वहां ऐसे ऐसे वो है, वहां होके नहीं जाना। रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने कहा इन 3 लोगों में हिम्मत किसकी है कि रावण को चुनौती दे दे, मतलब रावण का विमान यहां होके नहीं निकलेगा, किसकी औकात है, तीनों लोगों में औकात किसकी है। तब उसने बताया कि यहाँ पर जो है भोले बाबा हैं, ऐसे ऐसे वो तपस्या कर रहे हैं। तो भोले बाबा से पंगा ले लिया।
अब बताइए, लेकिन एक कहानी और है उसके संदर्भ में कि आपने हमेशा अब तक ये सुना होगा कि भोले बाबा जब गुस्सा होते हैं तभी डांस करते हैं, मतलब नाचते हैं, तांडव करते हैं। लेकिन रावण एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने भोले बाबा को खुश कराकर डांस करवा दिया था। हैं, जब तांडव करते हैं ना, टीवी में देखा होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा को जब गुस्सा आता है महादेव को, तभी वो तांडव करते हैं। लेकिन रावण एक ऐसा व्यक्ति था कि रावण ने भोले बाबा से शिव जी से मतलब खुश करके उनको तांडव करवा दिया, उनसे खुश करके। अरे बहुत विद्वान प्रखंड ज्ञानी था। और हाँ, तीनों लोकों में उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं था। तीनों लोग हाँकते थे, उससे डरते थे, अरे भैया रावण आ गया, दूर रहो दूर। देवता भी भागते थे। ऐसी बात नहीं कि रावण बहुत बुरा व्यक्ति था। हाँ, बुराई क्या थी उसमें? अहंकार था, अहंकार। तो इसलिए तो हम रावण को जलाते हैं। हम एक्चुअल में रावण को नहीं जलाते, हम रावण के अंदर जो अहंकार है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, उस अहंकार को जलाने का काम करते हैं हम। रावण के शरीर को जलाने से हमको कोई मतलब नहीं है। हम व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है उसको हमको जलाना चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे सफल हो पाएंगे। तो रावण बहुत प्रखंड विद्वान व्यक्ति, और ऐसा माना जाता है कि उसको जो है वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, वरदान, कि उसको कोई नहीं मार सकता सिवा 2-3 लोगों के। ये भी उसने वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से, लेकिन वो भूल गया, 2-3 चीजें भूल गया वो। एक तो ये भूल गया कि मुझे बानर ना मार पाए, बानर से जो है बचना भूल गया। बंदर जो हनुमान जी जो सेना वगैरह थी वो बानर ही तो थे। तो कमियां हो जाती हैं इंसान में, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था बस वही इसको ले डूबा कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। हालांकि सब विधि का विधान था, रावण को भी पता था कि मेरी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथ होनी है। सारी चीजें रची हुई थी पहले से, अगर आपने रामायण देखी होगी तो। ये वही श्रीलंका की बात हो रही है बेटा। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और अभी हाल में श्रीलंका में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, काफी उठापटक हुई है फाइनेंशियल इस चक्कर में, और श्रीलंका भी चर्चा में है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बेटा बी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? बेटा जैसे हम लोग आजाद हुए, ऐसे श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। किसका? ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। इंग्लैंड वालों ने गुलाम बना रखा था, जैसे हमको बना रखा था। तो हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, लेकिन श्रीलंका हमसे अगले साल जाके आजाद हुआ, यानी कि हम 1947 में और श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ ब्रिटेन वालों से। इस चीज को आप याद रखिए, ये वीवीआई प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है बेटा, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्या कहता है? श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एक राजभाषा घोषित कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए, अगर आपने उत्तर चुना है सिंहली, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि 1956 में श्रीलंका की सरकार ने इसी को राजभाषा घोषित किया था। यहां अगर राजभाषा की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत की राजभाषा कौन सी है, और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। इस बार को मैं इस प्रश्न को कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर भारत की राजभाषा की बात करूं तो हिंदी राजभाषा है, और अगर राष्ट्रभाषा की बात करूं तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस चीज को आप याद रख लीजिए। ठीक, तो इसका फिलहाल उत्तर सिंहली हो जाएगा। 74% लोग सिंहली भाषा को बोलने वाले थे श्रीलंका में, इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए प्रश्न नंबर 6वां, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? इसको तो भैया हम होमवर्क में देंगे आपको, आप होमवर्क करके आइएगा। इसका उत्तर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किस मध्य सत्ता में साझेदारी थी? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा मुझे फटाफट, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फटाफट बताइए। अगर आपने उत्तर चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए प्रश्न नंबर 8। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मतलब बहुसंख्यक का मतलब होता है जो ज्यादा संख्या में होता है, उसको बहुसंख्यक बोलते हैं। कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? जल्दी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सहेली है, सहेली भाषा बोलने वाले हैं वह 74% थे और तमिल भाषा बोलने वाले 18% लोग थे। तो यहां पर बहुसंख्यक पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए हाँ ये इंपोर्टेंट है, यहां से अब इंपोर्टेंट शुरू हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन वीवीआई है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य मैं आपको बता दूं, संघीय राज्य भारत में कितने हैं अभी? संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य। संघीय राज्य भारत में वर्तमान में 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पूछा है कौन संघीय राज्य नहीं है, वो है बेटा दिल्ली, और बाद बाकी के तीनों संघीय राज्य हैं। इस चीज को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 10 वीवीआई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? जल्दी बताइए। अगर आपने उत्तर चुना है 22 तो आपका उत्तर सही है, लेकिन इसमें अंग्रेजी नहीं है। कभी कभार घुमा के पूछ लेता है, अंग्रेजी नहीं है, ध्यान रखना। 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप थोड़ी याद कर लीजिए, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपको बेटा फंसा देगा। चलिए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन सुनिश्चित है? वीवीआई, वीवीआई प्रश्न है बेटा, ये वीवीआई प्रश्न है। किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है? और यह भी ध्यान रखना कितना आरक्षण है अभी बताऊंगा। अगर आपने उत्तर चुना है पंचायती राज संस्थाओं में तो उत्तर बिल्कुल सही है। या तो ऑप्शन में 1/3 ऐसे लिखा होगा या ऑप्शन में 1/3 ऐसे लिखा होगा, कितना पूछे, और या ऑप्शन में फिर परसेंटेज लिखा होगा 33%। कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। तीनों मैंने आपको बता दिए, पहले से तैयार रहना कि किस तरीके से प्रश्न का उत्तर वो रखेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न, वीवीआई, वीवीआई प्रश्न। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, जल्दी बताइए। पंचायती राज की स्थापना भारत में कब हुई? जल्दी बताइए। मैं आपको बता दूं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुए, लगातार हुए 1992 में। और इन संशोधनों के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, इसलिए इसका उत्तर बेटा हो जाएगा 1992। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित था, 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित था। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बन सकता है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो अब 29 मत लगा देना, क्योंकि अब 29 नहीं है, 2-4 साल हो गए 29 है ही नहीं, जब से 28 है। संघीय राज्य मतलब पूर्ण राज्य, जिनको पूर्ण राज्य भी कहते हैं, पूर्ण राज्य, इनको पूर्ण राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, वीवीआई हैं सारे। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? मैंने आपको बताए कि संविधान में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है बेटा, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां दी गई हैं।
और 3 सूचियों में विषयों की संख्या भी आप याद करिए 97, यहां बात करूं मैं 61 और यहां बात करूं मैं 52। ये वर्तमान में विषय दे रखे हैं। तो समवर्ती सूची का पूछा है, तो समवर्ती सूची में कौन सा होगा बेटा? एजुकेशन, शिक्षा हुआ है। ये सभी बेटा एजुकेशन जो है यह समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, पुलिस, कृषि ये रक्षा संघ सूची का विषय है, संघ सूची का है। कृषि और पुलिस ये राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं ये, और ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका उत्तर शिक्षा हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जो बच्चा इसका उत्तर बताएगा उसको मैं मान जाऊंगा। अगर आपने उत्तर चुना है बी, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत का बेटा जो अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को बेटा मुखिया या सरपंच बोलते हैं, कहीं कहीं उसको प्रधान भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों प्रधान बोलते हैं, प्रधान बोलेंगे। जो प्रधान आपके गांव का होता है या मुखिया बोलते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसका अध्यक्ष जो होता है। और इसका जो चुनाव लड़ने के लिए बेटा, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। वोट डालने के लिए इसमें कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 16, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? पूछ लिया, देख लो, निश्चित तौर से पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? हमने आपसे पहले ही कहा था कि पूछेगा, पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा बेटा, और पूछ लिया। तो कोई बच्चा तो 10 तो खैर नहीं बताएगा, कोई 9 बताएगा, कोई 7 बताएगा, जो कि गलत है। वर्तमान में पूछा है उसने, तो वर्तमान में बेटा 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। क्या? 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी मैं 1 मिनट में आया पानी पी के, तब तक आप रुके रहिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, नहीं फिर देख लेना। चलिए हम आ चुके हैं और आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू हो रही है दोबारा से, हैं? चलिए आइए, तो इसका उत्तर क्या होगा? 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है? अगर मैं सबसे पहले बात करूं संघवाद के जनक की, मैं बात करूं तो संघवाद का जो जनक है बेटा, संघवाद जनक बेटा अमेरिका को कहा जाता है। किसको? अमेरिका को संघवाद का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत का संघवाद किसके नजदीक है? भारत का संघवाद, तो भारत का संघवाद, ये प्रश्न कई बार आता है, ये कनाडा के संघवाद के नजदीक है। ध्यान रखिएगा, भारत का संघवाद। यहां पर संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किनके बीच में होगा? राज्य और केंद्रों के बीच में। किधर ये लगा दीजिए सर, केंद्र एवं राज्यों के मध्य में होता है। ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 18, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय या राज्य एक ही बात होती है, इनके प्रशासन का संचालन कौन करता है? फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा?
जल्दी बताइए। हाँ जी, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर। अगर इसका उत्तर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री तो आपका उत्तर सही है। प्रधानमंत्री बेटा देश का प्रशासन चलाता है, पूरे देश का, किसी राज्य का नहीं। उसने प्रांतीय या राज्य पूछा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है यह अन्य शासन व्यवस्था से कैसी है, जरा बताइए हमें। कैसी है अन्य व्यवस्थाओं से? सीधी बात है, बेहतर है, अच्छी है। क्या है बेटा? बेहतर है, अच्छी है। इसमें क्या दोहराए है भाई? इसमें क्या दोहराए है? जो आपकी जो लोकतंत्र है अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर ही है कि नहीं? चलिए, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हुई होगी। चलिए, हाँ चलिए आगे चलते हैं। 19 के बाद 20वां चलते हैं। यहां क्या कहता है? विश्व के 100 से अधिक देशों 100 से अधिक देश दावा करते हैं किस चीज का? दुनिया के जो 200 से ज्यादा देश हैं उनमें से 100 से अधिक देश दावा करते हैं किस चीज का दावा करते हैं? वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, संविधान, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लोकतंत्र है हमारे यहाँ भैया। 100 देशों से अधिक देश ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ठीक बेटा, चलिए आइए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। कैसे अधिकार प्राप्त है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कैसे अधिकार प्राप्त है? भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग सरकार अपनी खुद चुनते हैं, जिसको मन में आया चुन लिया, जिसको मन में आया घोड़ी पर बैठा दिया, जिसको मन में आया घोड़ी से उतार दिया, यानी सरकार से उतार दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। ठीक, चलिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए फटाफट से। मानव अधिकार दिवस, अगर आपने उत्तर लगाया है 10 दिसंबर तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर लगाया है 10 दिसंबर तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे होते हैं? लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे होते हैं? जल्दी बताइए। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे होते हैं? एक समान, अलग अलग, अच्छे या बुरे? भैया लोकतांत्रिक सरकारों में सभी नागरिक एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, ध्यान रखना। ठीक, मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हम प्रश्न करा रहे हैं इनको आप चूरन की तरह रट लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की किस चीज का प्रतीक है? शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है, असफलता का, आजादी का, खुशी का? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। अगर आपने उत्तर चुना है बेटा सफलता तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा लास्ट प्रश्न और ये है बेटा सरस्वती मां, इनसे आशीर्वाद लीजिए और जब परीक्षा में आप बैठने जाओ तो इनसे आशीर्वाद लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सभी अध्यापकों के ऊपर होता है, तभी अध्यापक आपको पढ़ा पाते हैं अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है मैंने अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दी है। इतने ही प्रश्न पढ़ने हैं, क्योंकि यहां पर आप जानते हो सिलेबस में बहुत सारी चीजें छोड़ी गई हैं कोरोना के चलते। जो सिलेबस कम हुआ था उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास आपके लिए बना दी है और ढेर सारी क्लास हमारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, उनको देखिए, रिवीजन कीजिए। कहने का मतलब मेरा क्या है, आप पढ़िए, आप रिवीजन कीजिए और ये समय ऐसा है आप 2x की स्पीड के साथ देखिए वीडियो को। है जैसे मेरी क्लासेस एक एक डेढ़ घंटे की हैं तो उनको डबल स्पीड के साथ देखिए, कान में ईयरफोन लगा के बस रिवीजन के तौर पर सुनते जाइए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2x की स्पीड लगाइए आप। ठीक, चलिए तो प्यारे बच्चों, हमारी मुलाकात आपसे अब अगली कक्षा में होगी। हमने आपके लिए ये वीडियो बना दिया है
और आप इसको देखते रहिएगा, मजे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।